हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 देखने वाले हैं, हीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि वूलन क्लोथ्स जो हैं एनिमल फाइबर से बनते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्लांट की फाइबर से बनते हैं। हम वूलन क्लोथ्स को विंटर्स में पहनते हैं जब बाहर ठंडा होता है, और वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं, यानी गर्म फील करवाते हैं। जबकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, कॉटन क्लोथ्स, वो हम पहनते हैं जब समर सीजन होता है, वो हमें ठंडी का एहसास करवाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम अलग अलग क्लोथ्स जो हैं अलग अलग पर्टिकुलर सीजन में पहनते हैं। ठीक है, जैसे वूलन क्लोथ्स हम सर्दियों में पहनेंगे, कॉटन क्लोथ्स हम गर्मियों में पहनेंगे। ऐसा क्यों? ठीक है, विंटर में क्या होता है, हमें जो है ठंडा लगता है घर के बाहर, अगर हम सन के पास आए तो हमें वार्म फील होता है, जबकि समर में हमें घर के अंदर भी गर्म गर्म फील होता है ना। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसे हम पता करें कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी कोल्ड है। तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आइसक्रीम, चाय, है ना। चाय भी हम लोग जब देखेंगे तो हमें बताना है कि कौन सी चीज़ कूल होती है, कौन सी चीज़ हॉट होती है, यानी कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है। तो हमें नॉर्मली पता है कि आइसक्रीम तो ठंडी ही होती है। अगर हम टी की बात करें तो वो भी ठंडी होगी। फ्रूट का जूस और फ्राइंग पैन का एक हैंडल, तो आप बताएंगे कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ कोल्ड है। तो टी एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा आपको टी जो है गर्म मिलेगी, है ना। तो और जो आइस है वो कोल्ड है। तो अब हमें ना यहाँ ये भी बोला गया है कि जो बहुत गर्म चीज़ें होती हैं उन्हें हमें अपने हाथों से टच नहीं करना चाहिए, हाथ जल भी सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें गर्म हैं, कुछ चीज़ें ठंडी हैं। और जैसे अब हम ये कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है या कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी है? तो ये डिसाइड हम कैसे करें? तो हमारा आंसर होगा कि हम छूकर पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमारा जो छूने का सेंस ऑफ टच है, यानी छूकर पता करना, क्या ये हमेशा सही रहता है? क्या इससे हमेशा हम लोगों को एकदम सही पता चलता है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें आप ना 3 ट्यूब लेंगे, ट्यूब ए, ट्यूब बी एंड ट्यूब सी। अब आप क्या करोगे, ट्यूब ए में अपना हैंड डालोगे, ट्यूब बी में अपना हैंड डालोगे। ट्यूब ए में आप लोगों को ये जो पहला ए वाला ट्यूब है ना, इसमें आपको रखना है ठंडा पानी, इसमें कोल्ड वाटर होगा। ट्यूब बी में हॉट वाटर होगा। और जो सी वाला ट्यूब है, इसमें आप कोल्ड प्लस हॉट यानी दोनों को मिक्स करके रखोगे। ठीक है, यानी इसमें मिक्स होगा पानी, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, मतलब कोल्ड प्लस हॉट दोनों पानी मिक्स होंगे। ठीक है, अब जब आप अपना एक हाथ कोल्ड वाले ए कंटेनर में डालोगे, दूसरा हाथ बी कंटेनर में डालोगे, उसके बाद आप लोग क्या करो, 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही अपने हाथ डुबो के रखो। फिर दोनों हाथ को निकालकर जो सी कंटेनर है जिसमें कोल्ड प्लस हॉट दोनों वाटर है उसमें डिप करो। तो आप क्या फील करोगे, जो हाथ आपका ठंडा वाले पानी में रखा हुआ था वो जब इस वाले पानी में जाएगा तो वो गर्म महसूस करेगा, और जिस हाथ को आपने गर्म पानी में रख रखा था वो जब इस सी कंटेनर में जाएगा तो वो ठंडा महसूस करेगा। तो यहाँ हमने देखा कि कभी कभी जब हम सेंस ऑफ टच यानी हाथों से चीज़ को छूकर पता करते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है, तो कभी कभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता, हम धोखा खा जाते हैं। जैसे दोनों हाथों को जब आपने सी कंटेनर में डाला तो उन दोनों को डिफरेंट फीलिंग आई, सेम फीलिंग नहीं थी उन दोनों की। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि भूजो बताता है कि उसका लेफ्ट हैंड जब सी कंटेनर में गया तो उसे गर्म महसूस हुआ, और जब राइट हैंड गया सेम वाटर में तो उसे ठंडा महसूस हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि हम एकदम रिलाई नहीं कर सकते अपने सेंस ऑफ टच पे। ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है, कौन सा गर्म है, कभी कभी हम एकदम पता नहीं कर सकते। समटाइम्स इट में डिसीव अस, यानी कभी कभी सेंस ऑफ टच हमें धोखा दे जाता है। ठीक है, तो हम एकदम एग्जैक्टली मतलब एकदम कैसे नापें जो हमें कभी एकदम भरोसेमंद क्या चीज़ है मेज़र करने की कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी ठंडी है। तो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ मतलब कितनी गर्म है। ठीक है, एक गरम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कितनी गर्म है वो चीज़, उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर का नाम आपने सुना ही होगा, आपके घर पे भी हो सकता है ना। जब किसी को फीवर आता है फैमिली में से, या कभी आपको जब फीवर हुआ तो हम थर्मोमीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, है ना।
तो द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। जिस थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है। तो आपके घर पे हो सकता है क्लिनिकल थर्मोमीटर ही होगा, क्योंकि अगर आप अपने आप लोगों के घर पे होगा या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी थर्मोमीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, है ना। तो उस थर्मोमीटर को जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। तो अब आपको बताया गया है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है, और अभी तो डिजिटल थर्मोमीटर का भी यूज़ करने लगे हैं, है ना। तो अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो इसमें बताया गया है कि आपको एक थर्मोमीटर देखना है कि वो कैसा दिखता है। इस तरीके से वो दिखता है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात की गई है। उसमें एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास का होता है वो, और उसके एंड में एक बल्ब होता है। ये बल्ब इसको कहा गया है, ठीक है। ये एक बल्ब होता है और इस बल्ब में क्या कंटेन होता है, मरकरी से ये बना होता है। मरकरी एक मेटल है और बल्ब के बाहर आप एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड देखोगे मरकरी का, ठीक है। अगर आपको मरकरी का थ्रेड नहीं दिख रहा तो आप थर्मामीटर को थोड़ा सा हिलाना, ठीक है। जैसे हिलाओगे तो आपको दिख जाएगा, थोड़ा झटके से हिलाना पड़ेगा। तो अगर आपको फिर एक स्केल भी दिखेगा थर्मामीटर पे, ये देखिए थर्मामीटर पे अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए ना एक स्केल होता है। स्केल पे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो स्केल है वो सेल्सियस का है। इसके आगे आप देखोगे मेजर करने का, टेम्परेचर को मेजर करने का मोस्टली हम सेल्सियस में मेजर करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो ऊपर आप सेल्सियस का स्केल देखोगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेल्सियस में आपको दिखेगा, ठीक है। तो बोला गया है, इस पूरे पार्ट में यही बोला गया है कि जो एक टेम्परेचर है मरकरी से एक थर्मोमीटर जो है मरकरी से बना होता है, उसमें एक बल्ब होता है और एक मरकरी। आप देखोगे कि मरकरी जितनी आगे मतलब वो बताएगी, आप जब वो बताती है कि कितना आपके बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल को हम सी इससे दिखाते हैं, शो करते हैं। सेल्सियस का साइन ये होता है, ठीक है। तो इंडिया में सेल्सियस स्केल मोस्टली यूज़ होता है और बाकी एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है जिसका साइन ये है। और अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस स्केल में आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखोगे वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का स्केल होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। तो इसलिए ना थर्मोमीटर में जो है इधर तक की ही रेंज दी गई है। तो आप यहाँ सेल्सियस की बात की गई है, ओनली सेल्सियस में। अगर आप सेल्सियस में देखोगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक आपको एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में मिलेगी रेंज, ठीक है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो उसमें 94 से 108 डिग्रीज तक स्केल होगा, ठीक है। अब उसके बाद बताया गया है कि हम कैसे एक थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं। तो एक थर्मोमीटर में सबसे पहले आप जो हैं जो दो बिगर मार्क्स हैं, यानी बड़े बड़े जो मार्क्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी जो ऐसे लाइंस बनी होती हैं थर्मोमीटर में, आप देखेंगे ना गौर से तो आपको पता होगा, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको मेजर करना आता भी हो। तो जो बड़े बड़े बिगर मार्क्स होते हैं उन दोनों मार्क्स के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहाँ पर जितना टेम्परेचर यहाँ जितना टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंस आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों बड़े, जैसे ये एक मार्क है और ये एक मार्क है, ठीक है, इसके बीच में छोटे छोटे होंगे मार्क्स, ठीक है, इसके बीच में छोटे छोटे मार्क्स होंगे। सपोज कीजिए 5 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 मार्क्स हैं। इन दो बिगर मार्क्स के बीच में 5 स्मॉल मार्क्स हैं, ठीक है। और जो बड़े मार्क्स हैं वो 1 डिग्री को रीड कर रहे हैं, 1 डिग्री, ठीक है। एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम, उनके बीच में 5 डिविजन्स है, यानी छोटे छोटे मार्क्स हैं। इन स्मॉल डिविजन्स को, अगर ये 5 हैं तो आप 1/5 इनको मानेंगे। 1/5 का मतलब क्या हो गया, 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि आप यूज़ करोगे ना जब एक थर्मोमीटर को, तो उसे हमेशा आप लोग साफ़ करोगे। एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है उससे आप साफ़ करोगे, ठीक है। और फिर उसको ऐसे हिलाओगे जिससे मरकरी का जो लेवल है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए। ये चीज़ भी एकदम आपको ध्यान रखनी है कि थर्मोमीटर का आप जब भी यूज़ करोगे तो उसको ना आप हिलाओगे जब तक कि उसके मरकरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आ जाए, ठीक है।
और यहाँ बोला गया है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते समय आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो धुला होना चाहिए, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप धुल सकते हैं, और मर्क्यूरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, और थर्मोमीटर को आप रीड करेंगे कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। तो जैसे आप थर्मोमीटर को चेक करते हैं तो बल्ब से आप उसको होल्ड मत कीजिएगा उसे देखते समय, और थर्मोमीटर का ध्यान रखना है अगर वो किसी भारी ऑब्जेक्ट से हिट हो गया तो वो टूट भी सकता है। ठीक है, तो एकदम आपको केयरफुली करना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का बल्ब प्लेस करोगे अपने टंग के नीचे, यानी जैसे ये वाली जो साइड होती है ना थर्मोमीटर की, इस साइड को आप अपने माउथ के अंदर टंग के नीचे रखोगे। ठीक है, 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालना है और देखना है कि कितने मरकरी का जो स्केल है, वो जो लाइन है वो जहाँ यहाँ पर लिखे होंगे कितने सेल्सियस के स्केल बना होगा, तो वो कितने स्केल पर जाकर आप चेक करोगे कि वो लाइन कहाँ पर है। ठीक है, और अपनी जो रीडिंग है वो देखोगे। तो जो टेम्परेचर है उसका यूनिट आप सी में देखोगे, सेल्सियस में। ठीक है, आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो अपने, मतलब आपका क्या आ रहा है बॉडी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी पहले भी बताई थी। और उसके बाद यहाँ बोला गया है कि अगर आपका एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आता, तो पहली का नहीं आया था तो वो थोड़ी वरीड हो गई, यानी थोड़ी टेंशन में आ गई कि उसका 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया है, तो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं उसकी बॉडी में। तो क्या होता है कि एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस तो हमने एक एवरेज माना है कि हर पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ना हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, या कम हो सकता है, इट कैन स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, स्लाइटली लोअर यानी थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है, एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है एक हेल्थी पर्सन का, वो ज़्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, उसे डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन बॉडी के लिए सिर्फ। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। इसी वजह से उसमें रेंज ही इतनी दी गई है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसके बाद आप ना अपने सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर ही क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करने की बिल्कुल भी आपको कोशिश नहीं करनी क्लिनिकल थर्मोमीटर से, सिर्फ आपको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, तभी आप इसको यूज़ करोगे। वरना मतलब आपको थर्मोमीटर को सन या फिर किसी जहाँ से हीट आ रही हो, सन वगैरह से दूर रखना है, वो टूट सकता है। अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट का या किसी गर्म पानी में उसको डालकर किसी गर्म पानी का टेम्परेचर चेक करोगे तो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा नहीं कर पाएगा। अब बात आती है दूसरे टाइप के थर्मोमीटर की, जिसे हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये इसका पर्पस अलग होता है। ठीक है, यानी किसी दूसरी ऑब्जेक्ट का ह्यूमन बॉडी से अलग किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है किसी अलग ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर काम में आएगा। ठीक है, तो द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आपकी टीचर आपको इस थर्मोमीटर को दिखाएंगी। वैसे यहाँ दिया भी गया है, ये होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि काफ़ी टाइप के थर्मोमीटर आते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। अगर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर नापना है किसी दिन का, वेदर का आपको मैक्सिमम टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए अलग और मिनिमम के लिए अलग आता है। ठीक है, कुछ ऐसे थर्मोमीटर्स भी होते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही एक साथ जो है नापते हैं, तो उनको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर है, अभी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर है उनकी रेंज क्या होती है, जनरली -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसमें रेंज होती है। जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करी थी, उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है। इसमें -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाईएस्ट 110 डिग्री और मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों बता रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, और
जैसे हमने एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था वैसे ही इसी को भी रीड करते हैं हम लोग, और यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। अब हम देखेंगे कि कैसे इस थर्मोमीटर का यूज़ होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो थर्मोमीटर है ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसे एकदम आपको स्ट्रेट रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको अगर थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक करना है तो उसको एकदम स्ट्रेट रखेंगे। तो आप एक बीकर या एक मग में पानी ले लो, थर्मोमीटर को पानी में डालो, ठीक है, ऐसे कि जो बल्ब है वो वाटर में चला जाए बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। कि ये जो बल्ब है वो वाटर में तो चला जाए लेकिन एकदम जो वाटर है उसके, जिस कंटेनर में वो वाटर है उस कंटेनर के को टच ना करे कहीं पे भी, किसी भी साइड में, ठीक है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली उसको आपको होल्ड करना है एकदम सीधे, ठीक है। और मूवमेंट मरकरी जो है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो मूवमेंट जो है उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और जब तक कि मरकरी एकदम रुक नहीं जाता कहीं तब तक आप करेंगे, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या रखनी है, आपको एकदम सीधा रखना है, टिल्टेड नहीं रखना इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। और वही जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वही यहाँ प्रिकॉशंस में है, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर करते हैं। यहाँ पर वाटर को मेजर किया जा रहा है, वाटर का टेम्परेचर। फिर रीडिंग को आप देखोगे, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, ठीक है। फिर आप निकालोगे अपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को और फिर जो भी आपकी रीडिंग आएगी, मतलब निकालना नहीं है आपको, उसमें अंदर आपको यहाँ रीडिंग देख लेनी है कि जैसे वाटर में हमने डाल रखा है तो अब कहाँ पर है मरकरी का, आपको देखना है कि मरकरी अगर जितने पर भी आ रही है यानी ये उसकी रीडिंग है, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। फिर हर स्टूडेंट इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। फिर आप देख सकते हो कि किसका सही है किसका गलत है। अगर किसी का अलग आ रहा है तो वो इस वजह से आ सकता है क्योंकि उसने एकदम सही से मेजर नहीं किया होगा, एकदम सीधा नहीं रखा होगा, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, एक तो उसने सीधा नहीं रखा होगा या फिर उसकी जो बल्ब है वो कहीं टच हो रहा होगा, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। यानी आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। जिसने प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा उसका गलत टेम्परेचर शो होगा, ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं ना, वाटर, जैसे यहाँ पर मरकरी का लेवल हमने देख लिया, अब इस थर्मोमीटर को, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जैसे ही आप बाहर निकालोगे ना वाटर से, तो वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर शो करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये बोला गया है कि टेम्परेचर गिर जाएगा मरकरी का, यानी कि जब हम टेम्परेचर को तभी रीड करना चाहिए जब वो पानी में हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने पानी में डाला और मरकरी का लेवल आपने यहीं चेक कर लिया, ठीक है। अब अगर आप जैसे ही इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालोगे तो जो मरकरी है वो गिर जाएगी और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर शो करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ से आपको एक डिफरेंस पता चला होगा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या है, जैसे ही आपने पानी से बाहर निकाला उसका मरकरी गिर गया है ना, जबकि एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, यहाँ पूछा गया व्हाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ माउथ। जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं तो जैसे आप माउथ से बाहर निकालोगे थर्मोमीटर को, तो आप माउथ से बाहर निकाल कर चेक करते हो अपना कि कितना आपका मतलब कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, है ना। वो जो मरकरी का लेवल है वो गिरता नहीं है और ना ही बढ़ता है, ऐसा क्यों। जबकि एक जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें जैसे ही आपने वाटर से बाहर निकाला अपना थर्मोमीटर, मरकरी का लेवल गिर गया, ठीक है। क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में गिरता इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें किंक होता है बल्ब के पास। ये हमारा बल्ब है और इसके पास ये जो है ये किंक है, ठीक है। किंक होता है मतलब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में, और किंक मदद करता है। किंक का क्या यूज है, ये जो है मरकरी को ना गिरने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। यानी जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो ये यहाँ अटैच है किंक, है ना, और किंक क्या करेगा, मरकरी के लेवल को गिरने नहीं देगा, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे रखेगा, ठीक है, जिससे आप चेक कर पाओ। उसके बाद अगर आपको मरकरी का जो लेवल है वो ऊपर या नीचे करना है तो आपको उसे हिलाना पड़ता है। इसी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर को हिलाना पड़ता है जिससे मरकरी का लेवल नीचे और ऊपर जाता है, ठीक है। आजकल देखो डिजिटल थर्मोमीटर भी यहाँ पर दे रखा है कि हम आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर के भी यूज होते हैं, ठीक है, और इनमें मरकरी नहीं होता। अब आती है बात ट्रांसफर ऑफ हीट की। तो हमने देखा होगा कि एक जो फ्राइंग पैन है वो गर्म हो जाता है जब हम उसे फ्लेम पे रखते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जो हीट है वो पास करती है, जैसे यहाँ पर आग चली है, इसके ऊपर आप एक अपना फ्राइंग पैन रख रहे हैं, तो जैसे ये जो हीट है ना वो पास करेगी और धीरे धीरे जो बर्तन है उस तक आ जाएगी, तो फ्राइंग पैन भी गर्म पड़ जाता है जब आप उसे फ्लेम पर रखोगे तो, ठीक है। और जैसे आप फायर से यानी आग से उस पैन को हटाओगे तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। ऐसे ही देखो, जैसे आग यहाँ पर जली हुई है, इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखा है, अगर आप उसको अपने हैंड से टच करोगे तो वो बहुत गर्म होगा, हो सकता है आपका हाथ भी जल जाए, इतना गर्म तो वो होता है। उसे आप अपने खाली हाथों से नहीं उठा सकते, आप एक कपड़ा लेकर उसे उठाएंगे या फिर मतलब अपने बेयर हैंड से आप उसको नहीं उठाते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जैसे धीरे धीरे जैसे आपने फायर में से उसको उठाया और फिर रख दिया ज़मीन पर, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। जो पेन है उस पर जो हीट लगी वो फिर धीरे धीरे आसपास चली जाती है और जो पेन है वो ठंडा हो जाता है ना। तो हमने यहाँ से जाना कि दोनों ही केसेस में जो हीट है वो एक फ्लो हो रही है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ आग से वो बर्तन पे गई, जिससे बर्तन भी गर्म हो गया आग की वजह से, आग में से जो हीट निकली वो एक बर्तन पे गई और बर्तन भी गर्म हो गया, ठीक है। फिर बर्तन को जब आपने आग पे से हटाया कहीं और रखा तो जो बर्तन की हीट थी वो आसपास फैल गई और बर्तन ठंडा हो गया, ठीक है। तो किसी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में हीट जो है फ्लो कर रही है, हमने ये देखा। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो हीट है वो किसी गर्म चीज से ठंडी चीज पे फ्लो करती है, यानी किसी गर्म चीज से ठंडी चीज पे जाती है हीट, ठीक है। अब ये हीट जाती कैसे है इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखिए इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक रोड लेनी है एक मेटल की, मान लीजिए आयरन की हमने एक रॉड ले ली इस तरीके से, ठीक है, स्केल ले लिया या कुछ भी ले लिया। उसके बाद आप एक स्मॉल वैक्स के जो पीसेस हैं वो इस रॉड पे ऐसे आपको रख देने हैं, ठीक है, अटैच कर देने हैं। उसके बाद इक्वल डिस्टेंसेस पर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप एक मोमबत्ती रखेंगे यानी एक कैंडल रखेंगे और फिर क्या होगा कि आप देखोगे कि हीट जो है धीरे धीरे आ रही है। फिर पहले हीट इधर आई, ठीक है, तो इधर से पिघला वैक्स, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इधर आएगी, फिर इधर इधर इधर, तो मतलब गर्म से वो ठंडे की तरफ जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे पहुंच रही है। पहले वो पास वाली जगह को गर्म करेगी, फिर धीरे 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 जो ठंडी जगह है उसके पास जाकर उसे गर्म करेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो मूव करती है। तो हमने देखा कि जो सबसे पास वाली जगह थी पहले वो गर्म हुई, फिर धीरे धीरे वो ठंडी जगह पर पहुंची और उधर भी उसने गर्म कर दिया। अब धीरे थोड़ी टाइम बाद आप देखोगे ये वाला जो वैक्स है वो भी पिघल जाएगा। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का प्रोसेस यही होता है कि एक गर्म एंड से एक गर्म जगह से वो जहाँ ठंडा है उधर से धीरे धीरे जब वो ट्रांसफर करती है ना हीट, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द colder end of an object is known as conduction. In solids, generally the heat is transferred by the process of conduction. जो solid चीज़ें होती है ना उनमें generally conduction के process से ही heat transfer होती है. Do all substances conduct heat easily? क्या हर substance पे जो heat का conduction है वो easily हो जाता है, यानी क्या हर substance पर heat से हर substance गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा होगा, कैन यू लिफ्ट अ होल्ड हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। आपने देखा होगा कि एक आपका पेन है, फ्राइंग पैन है, उसमें हमेशा एक हैंडल दिया जाता है जो कि या तो प्लास्टिक का होता है या फिर लकड़ी का होता है, ठीक है। तो जैसे आप इसे फ्लेम के ऊपर रख रहे हैं एक पेन को, उसके बाद आप कैसे उठाते हैं उसको, अगर आप यहाँ डायरेक्ट उस पेन के इस वाले साइड पे जो आयरन का है या जिस भी एल्यूमिनियम या किसी भी चीज़ का, अगर आप उसको टच करोगे तो वो तो बहुत गर्म होगा, क्योंकि कंडक्शन हो रहा है ना, कंडक्शन हो रहा है, यहाँ हीट आ रही है और धीरे धीरे पूरा ये जो बर्तन है वो गर्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे आप यहाँ से टच करोगे तो वो बहुत गर्म होगा, लेकिन जो हैंडल दिया गया है वहाँ से आप उठाते हैं हमेशा किसी भी पेन को, है ना, क्योंकि वो हैंडल गर्म नहीं होता। तो यहाँ बोला क्या है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। किसी भी स्मॉल पैन में आपको एक पानी को हीट करना है, उसके बाद आपको कुछ आर्टिकल सेलेक्ट करनी है, जैसे स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, ठीक है। फिर एक
डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर, धीरे धीरे करके हर चीज़ को आपको डालना है गर्म पानी में, ठीक है। फिर कुछ फ्यू मिनट्स तक वेट करना है। उसके बाद दूसरा जो जैसे ये है, ठीक है, ये एक स्पून है, इसे अगर आप डालोगे गर्म पानी में तो यहाँ फिर आपको यहाँ टच करना है, ठीक है, दूसरे एंड पर आपको देखना है कि वो गर्म हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से हीट इजीली पास होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे मेटल्स होते हैं। कुछ मतलब मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो कंडक्टर का मतलब यही है कि जिससे इजीली हीट कंडक्ट हो जाए, पास हो जाए, जिनमें कंडक्शन हो सके, उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। यानी जो गर्म हो जाए, जैसे जैसे आपने ये फ्लेम है, इसके ऊपर आपने एक पेन रखा, फ्राइंग पैन रखा, तो ये जो है आयरन का है सपोज कीजिए, तो आयरन तो गुड कंडक्टर है हीट की, तो ये पूरा आयरन गर्म हो जाएगा, इसमें कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हीट की कंडक्टर्स नहीं होती, यानी वो उनमें नहीं होता कंडक्शन, मतलब जिनके अंदर से हीट आ ही नहीं पाती, पास थ्रू नहीं करती जिनके अंदर से, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी हो गई। पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर बोलते हैं। तभी जब हम रखते हैं ना फ्लेम के ऊपर अपना फ्राइंग पैन, तो जो आयरन वाली साइड है वो गर्म हो जाती है, लेकिन जो वुड का हैंडल है वो गर्म नहीं होता, जिसे पकड़ के आप उसे उठाते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर का मतलब पता चल गया। कंडक्टर ऑफ हीट्स का, कंडक्टर का क्या मतलब है, जो अपने अंदर से हीट को पास होने दे। इंसुलेटर का मतलब जो कंडक्टर ना हो, यानी पुअर कंडक्टर हो। इंसुलेटर का मतलब जिनके अंदर से हीट पास ना हो, वो इंसुलेटर होते हैं। तो इंसुलेटर हो गए हमारे एग्जाम्पल। अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हमारे आके आप वुड, प्लास्टिक, कंडक्टर्स में हमारे मेटल्स आ गए, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ठीक है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के पुअर कंडक्टर्स में वाटर और एयर भी आते हैं। तो कैसे हीट ट्रांसफर होती है इन सब्सटेंसेस में, चलो अब इसको जानते हैं। तो अब हम ये देख रहे थे कि जो वाटर एंड एयर है तो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, तो इनमें हीट ट्रांसफर कैसे होती है ना। तो इनका भी एक अलग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो क्या होता है, जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ हमने पानी बॉइल कर रहे हैं हम पानी को, तो यहाँ से हमारी ये जो हीट है वो आ रही है। तो ये जो वाटर है, मतलब यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अभी जो वाटर है पूरा ठंडा है, इसको हमने गर्म करने के लिए रखा, ठीक है। नीचे से हमारी फ्लेम है, ठीक है, और अब ये जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होगा, इधर से गर्म होगा, ठीक है। गर्म होकर यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पानी जो था वो गर्म हो गया, फिर वो ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ ऊपर की तरफ आने के बाद अब ये वाली जो जगह है जहाँ से पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ आया, यहाँ जो ठंडा पानी था फिर वो इधर से नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, और यहाँ फिर से गर्म हुआ और फिर ऊपर की तरफ आया। तो इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। कैसे होता है ये, देखो अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखो, जैसे ये हमने कोई भी कंटेनर है, कोई हमारी बाउल है, इसके अंदर हमने पानी रख रखा है, ठीक है, इसके अंदर हमने पानी रख रखा है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से हीट आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ जो पानी है वो जस्ट इस पानी के नीचे हीट है ना, तो ये पानी तो गर्म हो गया, गर्म होकर ये पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये पानी ऊपर की तरफ चला गया और इस पानी ने, जो ठंडा पानी ऊपर की तरफ था, फिर वो क्या हुआ, फिर वो इधर इस तरफ से, इस कोने कोने में से, साइड में से निकलकर नीचे की तरफ चला गया जहाँ से हीट आ रही है। फिर जैसे जो ठंडा पानी नीचे की तरफ गया, अब देखो हमें यह तो पता चल गया कि हीट से गर्म पानी ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर का ठंडा पानी इस हीट वाली साइड में से हीट वाली जगह आ गया, ठीक है। अब जो ठंडा पानी है वो इस हीट से गर्म होगा, फिर वो हीट से गर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर ठंडा पानी साइड से, और जो ठंडा पानी बचा है वो हीट की तरफ आएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर अगर और भी कोई मतलब और भी ठंडा पानी है तो वो फिर साइड से आएगा इस हीट के पास और गर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिससे पानी गर्म हो, इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, यानी हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है जिस तरीके से, इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं, जो वाटर में होता है, वाटर को जब आप गर्म करते हो तब, ठीक है। तो अब बोला गया है कि जो एयर है, एयर में कैसे हीट ट्रैवल होती है, एयर में भी सिमिलर ही होता है। एयर में भी जैसे हमने वाटर में देखा वैसे ही होगा। एयर जो है, अगर यहाँ से हीट आ रही है तो जो एयर है इधर से हीट से गर्म हो गई, ठीक है, यहाँ से हीट आ रही है और जो एयर है वो इस हीट से गर्म हो गई, ठीक है। गर्म होकर ये जो एयर है ना, गर्म होकर ये जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली गई और ठंडी एयर साइड से दोबारा से हीट की, मतलब
हीट की तरफ आ जाएगी। उसके बाद जो साइड साइड से हीट की तरफ ठंडी एयर आई वो गर्म हो गई और फिर वो भी ऊपर की तरफ चली गई। फिर और एयर आएगी ठंडी वाली इस हीट की तरफ, फिर वो गर्म हो गई, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर साइड में से ठंडी एयर आएगी, वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ही इसी प्रोसेस से हमारी एयर जो है वो हीट होती है और इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नॉन एज कन्वेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने ये सब देख लिया। यहाँ एक एक्टिविटी भी दी गई है कि कन्वेक्शन ऑफ एयर कैसे होता है। देखो कैंडल के थ्रू यहाँ पर इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। ठीक है, फिर आगे बोला गया है द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो जो लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज में, ठीक है, कोस्टल एरियाज यानी समुद्र के किनारे, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर घर है, मतलब समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, तो दिन में क्या होता है वो भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना को एक्सपीरियंस करते हैं। दिन में क्या होता है, जो लैंड है वो पानी से ज़्यादा जल्दी हीट हो जाती है क्योंकि दिन में सूरज रहता है, यानी हमारे मतलब सन रहता है। तो सन है और इस तरफ हमारे समुद्र है यानी वाटर है और इस तरफ लैंड है पूरा। ठीक है, तो दिन के समय जो सूरज के से आती है ना, वो उससे जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है लैंड। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे लैंड गर्म हो गया, ठीक है, लैंड गर्म हो गया, अब लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी और वो जैसे ही हवा गर्म होती है वो उठ जाती है। ठीक है, हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है, राइजेस अप। ठीक है, तो अब ये लैंड गर्म हो गया, लैंड के ऊपर जो हवा थी वो भी गर्म होगी और फिर वो यहाँ से हवा जो है उड़ जाएगी यानी उठ गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हवा यहाँ से चली गई यानी लैंड पे जो हवा थी वो गर्म होके ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, यानी यहाँ खाली हो गया, लैंड पे जो हवा थी उस हवा की जगह खाली हो गई। फिर क्या होता है, जो समुद्र की हवा होती है वो तो ठंडी रहती है। ठीक है, जो ठंडी हवा होती है समुद्र की, फिर समुद्र आता है और लैंड पे मतलब समुद्र पास आता है और आपने देखा होगा इस तरीके से पास आकर जो समुद्र की ठंडी हवा होती है वो लैंड पे छोड़ जाता है। ठीक है, फिर समुद्र की ठंडी हवा लैंड पे आ गई। ठीक है, कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब यहाँ जगह बच गई थी ना, क्योंकि इधर लैंड पे जो गर्म हवा थी वो ऊपर की तरफ चली गई और समुद्र से ठंडी हवा जो बची हुई जगह है उधर आ गई। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये जो ठंडी हवा आ गई, फिर ये दोबारा से यहाँ से हीट आ रही है सन से, तो दोबारा से ये लैंड गर्म होगा और यहाँ की जो हवा आई ठंडी वो भी गर्म होगी, फिर ये दोबारा उठ जाएगी ऊपर की तरफ, फिर जगह खाली होगी, फिर जो सी है अपनी ठंडी हवा भेजेगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी, फिर सी अपनी ठंडी हवा भेजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता रहता है। ठीक है, मतलब ये साइकिल चलती रहती है टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ये साइकिल चलती रहती है कि लैंड है, इधर सी है, पहले यहाँ से हवा उठेगी और इस तरफ चली जाएगी और फिर यहाँ सी की जो ठंडी हवा है वो यहाँ आ जाएगी, फिर हवा उठ जाएगी, फिर सी की ठंडी हवा इधर आ जाएगी। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है और जो हवा सी से आती है ना उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, जो हवा सी से आती है इस प्रोसेस को सी ब्रीज हम कहते हैं। देखो ये जो हवा आई ठंडी वाली लैंड की तरफ वो सी से आई थी तो वो सी ब्रीज कहलाएगी। ठीक है, तो सी ब्रीज हमने समझ लिया, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज। और जो सी ब्रीज है ठंडी ठंडी जो सी ब्रीज होती है उसको रिसीव करने के लिए खिड़कियां लोग ज़्यादातर खुली रखते हैं कोस्टल एरियाज में और सी की तरफ फेस करते हुए खिड़कियां बनाते हैं। ठीक है, और नाइट में, ये तो दिन की बात रही जब हमारे सूरज होता है, लेकिन रात में ठीक उल्टा हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है क्योंकि रात में मून होता है। अब रात में मून होता है इसी वजह से द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। अब क्या होता है, यहाँ पर मून है, यहाँ लैंड है, यहाँ सी है। ठीक है, अब क्या होगा, मून ठंडी हवा देगा तो जितनी जैसे लैंड हमने गर्म जल्दी हुआ इसी तरीके से ये जो लैंड है वो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा मून से। ठीक है, अब मून जो दे रहा है उससे मतलब लैंड ठंडा हो गया, अब लैंड हमारा ठंडा हो गया और जो सी है वो गर्म जल्दी हो गया। ठीक है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। गर्म इन द सेंस जो वाटर है वो उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता जितनी जल्दी लैंड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, अब यहाँ से ठंडा हो गया, अब ठंडा होकर लैंड के ऊपर की हवा भी ठंडी हो गई, अब जो ठंडी हवा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है,
और ये जो सी है, सी की गर्म हवा इधर आ जाएगी, ठीक है। सी अपनी जो गर्म हवा है वो दोबारा खाली जगह पर ले आएगा। उसके बाद मून से दोबारा से ये जो ठंडी हवा है वो गर्म हो जाएगी, मतलब जो गर्म हवा है वो ठंडी हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा से सी अपनी गर्म हवा देगा लैंड को और फिर वो ठंडी होकर दोबारा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ठीक अपोजिट हुआ, जैसा दिन में हुआ था जब सन था, तो उससे ठीक अपोजिट होता है कब, रात को जब मून होता है, ठीक है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। तो ठंडी हवा जो लैंड की होती है वो ऊपर उठती है और सी की तरफ जाती है, और सी की जो गर्म हवा है वो लैंड पे जाती है। तो इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। जो रात में मून की तरफ, मून की समय होता है, उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। पीछे ना आपकी पिक्चर्स भी होंगी, आई थिंक होनी चाहिए, हाँ है। तो देखो डे टाइम में हमने देखा कि जो हॉट हवा है सूरज की वजह से वो इधर जाती है और सी की जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आती है, ठीक है। दिन के समय ये होता है। रात के समय ठीक अपोजिट होता है कि जो लैंड है उससे ठंडी हवा सी की तरफ जाती है, फिर सी जो है अपनी हॉट एयर जो है लैंड को देता है, ठीक है। तो ये हमारा लैंड ब्रीज और ये सी ब्रीज, ठीक है, देख लिया हम लोगों ने। फिर जब हम सन की तरफ आते हैं तो सन हमें हीट देता है, हमें गर्म फील होता है सन के पास जाने से, है ना। सन जैसे ही आपको आएगा तो सन से ऊपर की तरफ मतलब आपको हीट मिलती है सन से। तो जो सन की हीट है वो हमारे पास पहुंचती कैसे है, ठीक है, वो ना ही कंडक्शन से ना ही कन्वेक्शन से। मतलब देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तो हमें एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए, जैसे कंडक्शन जैसे कोई बर्तन है, सॉलिड कोई चीज़ है, ठीक है, कंडक्शन उसमें हो जाएगा क्योंकि हीट जो है आएगी और इस पूरे धीरे धीरे पूरे जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको गर्म कर देगी। ऐसे ही कन्वेक्शन के लिए भी हमें एयर या वाटर कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए, है ना। लेकिन अब हम एक ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिस प्रोसेस से सन की हीट हमारे पास आती है, और सन की हीट जब हमारे पास आती है तो उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस है जिससे जो सन की हीट है वो हमारे पास आती है रेडिएशन के प्रोसेस से, ठीक है। इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और ये कभी भी आ सकती है चाहे मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो। जैसे हम रूम में हीटर चलाते हैं ठंडियों विंटर सीजन में, जब हम हीटर चलाते हैं तो हीटर की जो हीट है हमारे पास रेडिएशन के प्रोसेस से ही पहुँचती है। जो भाई गर्म बर्तन को आप लोग मान लो ये हीट है और इस बर्तन को आपने गर्म कर लिया हीट से, ठीक है। अब ये जो गर्म बर्तन है उससे जैसे ही आपने रखा तो वो गर्म बर्तन थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की हीट आसपास एटमॉस्फेयर में दे देता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो इस वजह से वो ठंडा हो जाता है और ये भी रेडिएशन के प्रोसेस से ही होता है। और जो हमारी बॉडी भी है ना, हमारी बॉडी भी हीट आसपास देती है और रिसीव भी करती है। रेडिएशन के प्रोसेस से ही सब हो रहा है। सूरज भी अपनी हीट रेडिएशन के प्रोसेस से दे रहा है और हीटर से हमें अपनी जो हीट है वो भी रेडिएशन के प्रोसेस से मिल रही है, ठीक है। और जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं, गर्म बॉडीज़ होती हैं, वो सभी हीट को रेडिएट करती हैं यानी छोड़ती हैं, ठीक है। जब कोई भी हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो जैसे कुछ तो हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ऑब्जर्व हो जाती है। हम अपनी बॉडी में भी हीट ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें हीट मिलती है हमारी बॉडी भी उसे ऑब्जर्व करती है, ठीक है। और जैसे हमने हीट ली तो हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर भी, हीट आई ना हमारे बॉडी के अंदर, हमने अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर ली हीट, उसकी वजह से टेम्परेचर भी बदलता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब समर और विंटर में हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि समर में हम लोग लाइट कलर की क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम यूजुअली डार्क कलर की क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी भी दे रखी है जिसमें वाइट और ब्लैक कलर की कंटेनर्स हैं, ठीक है, और किस में पानी जल्दी गर्म हुआ ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऐसा क्यों कि हम गर्मियों में जो है डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर की चीज़ें होती हैं, डार्क जो सरफेस होता है वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और इसी वजह से हम डार्क कलर के कपड़े सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमें हीट चाहिए होती है गर्म फील होने के लिए। तो क्या होता है, जैसे हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेंगे जिसकी वजह से हम वार्म रहेंगे। और लाइट कलर के कपड़े हम पहनते हैं समर्स में, क्योंकि लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। हीट उनके पास आई वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से आई तो वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट
कर देंगे, यानी हीट लाइट कलर के कपड़ों पर नहीं आएगी। इसी वजह से हमें ठंडा महसूस होगा समर में। इसलिए समर में हम यूजुअली लाइट कलर के क्लोथ्स और विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं विंटर में। विंटर में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूल जो है एक पुअर कंडक्टर है हीट का, इसी वजह से हम पहनते हैं, क्योंकि हीट जो है वो अपने अंदर ईजिली ट्रांसफर नहीं करने देगा। ठीक है, मतलब पुअर कंडक्टर है हीट का। तो क्या होता है, जैसे वूल है, ये वूल है, तो यहाँ से वूल का हमारा कोई क्लोथ है, फिर अगर यहाँ से हीट आती है तो क्या होता है, वूल के अंदर ही वो फंस कर रह जाती है। वूल के अंदर ही हीट फंस कर रह जाएगी तो हमें वार्म फील होगा। इसी वजह से हम लोग वूल के क्लोथ्स पहनते हैं विंटर सीजन में, जिससे हमें गर्म फील हो। ठीक है, और दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। और हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है वो वूल बाहर नहीं जाने देता, तो मतलब हमें कोल्ड फील नहीं होता, हॉट फील हो। ठीक है, इसीलिए हम जो है पहनते हैं वुलन की क्लोथ्स। और हम एक मोटी लेयर, हम ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं ठंडियों में, क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा मोटी लेयर का हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, जैसे हमने ब्लैंकेट ओढ़ा तो हमारी जो बॉडी की हीट है वो ये बाहर नहीं जाने देगा, तो इसी वजह से अंदर ही रहेगी हीट, तो हमें वार्म फील होगा, वार्म यानी गर्म। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने हीट के बारे में, बेसिकली पूरा हीट के बारे में ही पढ़ा। और ये सारे वर्ड्स भी आए थे इसमें जिसमें हमने सबके मतलब जाने। सेल्सियस का मतलब जाना, इंसुलेटर और कंडक्टर्स का मतलब जाना है ना, सी ब्रीज, कंडक्शन, लैंड ब्रीज, टेम्परेचर, कंडक्टर, रेडिएशन, थर्मोमीटर, कन्वेक्शन, ये सारे के सारे प्रोसेस हमने जान लिए हैं। और चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।